हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले दो वीडियो के अंदर मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में और प्लस लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉफिट निकालना जो पी&एल अकाउंट के थ्रू होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पी&एल एप्लीकेशन के थ्रू होता है, वो आपको बताया है। तो अब इसके अंदर मैंने आपको जो है आज इस टॉपिक के अंदर, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा चीज़ें, वो ये होगी कि पी&एल एप्लीकेशन के अंदर जो आइटम्स आते हैं बेसिकली, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है, इसकी थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, तो जिससे कि आपको क्वेश्चंस करते समय इसमें कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए देखिए कि हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर जो भी कैपिटल लगाता है उसके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर लगता है, लेकिन अगर पार्टनर साल के बीच में कैपिटल को विड्रॉ करता है या कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसका एडजस्टमेंट भी हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी पार्टनर ने पहले 50,000 लगाए, फिर 10,000 निकाल दिए, फिर 20,000 लगा दिए, तो उसका फाइनल बैलेंस जो है 50 - 10 और प्लस वापस 20 करेंगे तो 60,000 होगा। तो उसके ऊपर अपन डायरेक्ट पूरा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। हमको जब भी इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट की रेट के साथ यहाँ पर जैसे पर एनम लिखा होगा, और पर एनम का मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद, और नहीं तो अभी ध्यान रखिएगा कि पर एनम जो है उसका मीनिंग ये होता है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग 2 मंथ 3 मंथ जितने मंथ वो यूज़ करा है उसने अमाउंट बिजनेस ने, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, अगर इंटरेस्ट के ऊपर पर एनम ना लिखा हो रेट के ऊपर, तो भले आप पूरे साल का इंटरेस्ट उसको, यानी कि 10% है तो 10% टोटल अमाउंट पर दे सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा कभी होता नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर देना होगा, बट वी हैव टू डू एडजस्टमेंट फॉर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर और कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो उसको ध्यान में रखकर आपको जो है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब मैंने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन लिखा है जिसके थ्रू मैं आपको इसकी थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता हूँ, और आपके बुक में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस है वो भी फिर आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से ए की कैपिटल 50 और 30,000 थी। 1 जुलाई को ए ने कुछ नहीं लेकिन बी ने 10,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए, और 1 अक्टूबर को ए ने विड्रॉ कर 10,000 लेकिन बी ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। अपन इसमें एज्यूम करें हमारा ये जो है 31 दिसंबर को होगा, और हमारी जो इंटरेस्ट की रेट है तो इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम के हिसाब से आपको इसमें इंटरेस्ट देना है। अब देखिए कि ये क्योंकि मैथमेटिक्स आ गई, और मैथमेटिक्स आप लोगों ने काफ़ी पढ़ी है 10 तक, तो काफ़ी लोग इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं कि 50,000 का पूरे साल का और 3 मंथ्स का विड्रॉ करा उसका निकाल कर 50,000 की इंटरेस्ट को क्या करते हैं माइनस। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आपको वैसे सूट करे और वैसे कैलकुलेशन करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसमें भी मैं किसी तरीका आपको बताता हूँ कि हमेशा 1 to 2nd ट्रांजेक्शन, यानी कि 1st to 2nd ट्रांजेक्शन के बीच में क्या लैग हुआ है, कितने टाइम तक कितना अमाउंट रहा, फिर वापस कितने टाइम तक अमाउंट रहा है, उसकी बेसिस पर आप अलग अलग करके इसको जो है यूज़ करेंगे। तो पहले मैं जैसे एक ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताता हूँ कैसे वो कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट डेट क्या है आपकी 1 जनवरी को ए ने कितने रुपए लगाए हैं 50,000, और बाद में उसने जो है वापस कैपिटल विड्रॉ कर की है अक्टूबर में, कितने विड्रॉ करे 10,000। तो मेरा यहाँ पर तरीका आसान सा मैंने यहाँ पर बताया है जैसा कि जनवरी से लेकर अक्टूबर जस्ट पहले 30 सितंबर डेट आती है, उस दिन तक इसकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी 50,000। उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इक्वल्स टू 50,000 उसके रुपए लगे हुए थे, इंटरेस्ट की रेट आपकी थी 10% पर एनम, और कितने मंथ तक, तो जनवरी से 30 सितंबर तक, यानी कि 9 मंथ तक। तो 9 मंथ के हिसाब से इसका अमाउंट जो आएगा वो आ जाएगा 3750 रुपीज़। तो यानी कि 3750 रुपीज़ तो ये हो गया। देन उसके बाद उसने अक्टूबर में अपनी कैपिटल को चेंज किया, तो अक्टूबर से लेकर साल आपका खत्म हो गया तब 31 दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 मंथ तक उसकी जो कैपिटल है वो बदल तक कितनी हुई वो देख लेते हैं और उसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो उसकी कैपिटल अभी कितनी है 50,000 है, और उसमें 10,000 रुपीज़ क्या किया है विड्रॉ। अगर वो विड्रॉ करे तो पुरानी कैपिटल में से उसको माइनस कर दीजिए, और अगर उसमें एडिशन करे तो उसके अंदर उसको प्लस कर दीजिए। तो फिर
के लिए ये अमाउंट रहेगा, तो 3 मंथ्स के हिसाब से जो अमाउंट होगा वो आप निकाल लेते हैं। तो 50 माइनस 10 40,000, 40,000 का 10% हो जाएगा आपका 4,000, और 4,000 का इसको काट कर 1 करेंगे तो 1,000 और दोनों को जोड़ेंगे तो 4750 इसका जो है वो क्या आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा बार पार्टनर कैपिटल को चेंज करे कि लगा रहा है पैसा निकाल रहा है 3 बार 4 बार 5 बार, तो ये बहुत ही ईजी तरीका रहता है कि 1 टू अनदर डेट, कि इस डेट पे था उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, और उनके बीच का टाइम ड्यूरेशन ले लेके अपन अलग अलग जो है इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वैसे कि वैसे अगर अपन बी के लिए कैलकुलेट करें तो बी ने थोड़ा अलग इसके अंदर चेंज किया है। बी में देखिए कि बी ने पहले इसकी कैपिटल जो थी वो थी 30,000 रुपीज। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि इंटरेस्ट अपन को देना है जनवरी से, लेकिन बी ने चेंज कब किया? बी ने 1 जुलाई को अपनी कैपिटल जो है उसमें चेंज कर दिया। तो यानी कि जनवरी को उसकी कैपिटल थी और जुलाई में चेंज किया। जुलाई से जस्ट लास्ट जो डे था, पहला दिन था, वो क्या था? जुलाई से पहले 28 जून। तो यानी कि आपका इसके अंदर जनवरी से लेकर जून तक तो उस कैपिटल को उसने चेंज नहीं किया, जुलाई में जाकर इसने कैपिटल को चेंज किया। तो आप यहाँ इसमें इंटरेस्ट निकालें कि उसकी कैपिटल कितनी थी 30,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट का बना 10%, और कितने मंथ के लिए? जनवरी से जून यानी कि 6 मंथ के लिए। तो दैट मींस कि 30,000 का 10% कितना हो गया? 3, और 3 का हाफ यानी कि 1,500 रुपीज उसका जो है क्या बन गया इंटरेस्ट। अब उसने कब चेंज किया है? जुलाई में। जुलाई के बाद वापस कब चेंज किया है? चेंज किया ही नहीं, क्योंकि जुलाई के बाद तो उसने कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब जुलाई से लेकर फिर एंड ऑफ द ईयर उसकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी? 10,000 रह गई। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं आगे कि जुलाई को उसने चेंज किया है, तब से लेकर 31 दिसंबर तक उसने कोई चेंज नहीं किया। तो पहले उसकी जो कैपिटल थी वो कितनी थी? 30, और अब चेंज उसने क्या किया है? उसने चेंज किया है कि एडिशनल कैपिटल लगाई है 10,000। तो 30 प्लस 10 यानी कि टोटल कैपिटल कितनी होगी? 40,000 का कितना? 10%, और कितने मंथ का? जुलाई से लेकर दिसंबर यानी कि 6 मंथ का। तो 40,000 का 10% आपका होता है 4, और 6/12 यानी कि हाफ करेंगे तो हो जाएगा 2,000। अब इसको सॉल्व किया तो इसका अमाउंट आपके कितना आ गया? 3,500 रुपीज। तो ये बी का इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो मतलब एक पॉइंट के अंदर एक पार्टनर ने पैसा लगाया है और दूसरे पार्टनर ने जो है वो पैसा विड्रॉ किया है, तो उसके हिसाब से मैंने दोनों में एक एक पॉइंट जो है वो आपको इसमें बताया है। अब देखिए इसमें, अब देखिए कि जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल बताया था उसके अंदर वैसे ईजी था, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन के अंदर वही आता है कि एक बार पार्टनर जो है विड्रॉ करता है या एक बार वापस को इन्वेस्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन बना देते हैं कई बार, जिसमें पार्टनर 2-3 बार पैसा जो है विड्रॉ करता है या डिपॉजिट कराता है। तो वैसा मैंने एक एग्जाम्पल आपको लेकर आपको बताया है, जिससे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो क्वेश्चन के अंदर तो कितनी बार पैसे निकाले जमा कराए, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम फिर इसको समझने के बाद नहीं आनी है। तो जैसे मैंने यहाँ लिया कि एक पर्सन है जिसकी कैपिटल थी वो 1 जनवरी को 1 लाख रुपीज़ थी। उसके बाद उन्होंने 1 अप्रैल को अपनी एडिशनल कैपिटल 20,000 लगाई। 1 अक्टूबर को उसने 10,000 कैपिटल वापस विड्रॉ कर ली। इंटरेस्ट वही 10% पर है और ईयर जो एंड हो रहा है उसका 31 दिसंबर को हो रहा है। तो आपको सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि फर्स्ट डेट से नेक्स्ट डेट कहाँ आ रही है, उनके बीच का इंटरेस्ट आपको निकालना है उस अमाउंट पर जो उस वक्त एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमारी सबसे पहली बात कि हमारे स्टार्टिंग ऑफ द अमाउंट जो है वो जनवरी को है 1 लाख। तो आपने लिखते हैं कि जनवरी को मेरे पास जो है वो आपके पास यहाँ पर कितने रुपये पड़े हैं? इसमें 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए जो आपके पास पड़े हैं जनवरी से लेकर, ये पहला चेंज हुआ है वो कब हुआ है? जनवरी में आपने स्टार्ट किया और अप्रैल के अंदर आपने 1 अप्रैल को आपने चेंज किया। तो यानी कि आपकी ये जो कैपिटल थी ये कब तक रही? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ। तो यहाँ पर जनवरी से लेकर मार्च तक 3 मंथ तक आपकी कैपिटल थी 1 लाख रुपीज़, जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट निकाला है 10% और 3 मंथ्स का, तो कितना आ गया? 2,500। फिर उसके बाद आपने चेंज किया है अप्रैल में, क्या किया था?
20,000 रुपीज़ की कैपिटल और लगाएंगे। तो 1 अप्रैल को 1 लाख आपकी कैपिटल थी और आपने 20,000 इसमें और ऐड कर दिए, तो आपकी टोटल मिला के कैपिटल होगी 1,20,000। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो, अगला चेंज कब कर रहे हो, अक्टूबर में। तो इसका मतलब अप्रैल से लेकर जब आपकी कैपिटल 1 लाख प्लस 20 यानी कि 120 हो गई और अक्टूबर तक वो 120 ही रही, तो इसका मतलब कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि 6 मंथ्स तक आपकी कैपिटल 1 लाख प्लस 20,000 120 रही, जिसके ऊपर 10% और 6 मंथ का, तो यानी कि टोटल इंटरेस्ट आपका जो आ रहा है इसमें 6,000। उसके बाद अक्टूबर में आपने 10,000 कैपिटल को क्या किया, कम 1 अक्टूबर आपकी पहले टोटल कैपिटल 120 थी, उसमें से 10 आपने कर दिए माइनस, अब आपकी कैपिटल बच के रह जाएगी 1,10,000। और उस कैपिटल में कब तक चेंज नहीं हुआ, अक्टूबर में आपने स्टार्ट किया इस चेंज को और आपका इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं और ये भी एंड हो रहा है तो 31 दिसंबर को। तो दैट मीन्स कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 3 मंथ्स तक 10% के हिसाब से 1,10,000 का आपका इंटरेस्ट आ रहा है 2750। और अगर अपन इसकी टोटल करें तो ये टोटल मिलाकर आपकी जो टोटल हो रही है वो 11,250 रुपीज़ हो रही है। तो इस एग्जाम्पल के अलावा फिर और आपको कोई भी तरह का इसके अंदर कॉम्प्लेक्स इसमें बचता नहीं। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट जो होता है वो है सैलरी, जो आपने इसमें अकाउंट के अंदर लिखा है। लेकिन सैलरी के अंदर देखिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो आपको बहुत ही सिंपल सा बस सैलरी के बारे में तो यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको देख लिया आपने कि भाई अपन ये जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, पीनल एप्रोप्रिएशन के आइटम। तो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो या कमीशन हो या रिजर्व हो, वो सब होंगे तभी पॉसिबल जबकि आपके पास प्रॉफिट हो। तो दैट मीन्स कि ये सारे के सारे अगेंस्ट द प्रॉफिट आइटम नहीं है बल्कि एप्रोप्रिएशन आइटम है। और एप्रोप्रिएशन आइटम्स आप तभी दे पाते हो जब आपके पास प्रॉफिट हो। तो इंटरेस्ट भी आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास प्रॉफिट हो, फर्म में नेट प्रॉफिट निकला हो तो, और सैलरी भी तभी दे पाएंगे जबकि आपके पास वो प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स को जो सैलरी दे रहे हैं वो अगेंस्ट द प्रॉफिट आइटम नहीं बल्कि एक एप्रोप्रिएशन आइटम है, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, पार्टनर को सैलरी तभी दी जाएगी जबकि वो एक एक्टिव पार्टनर होना चाहिए और पार्टनरशिप डीड के अंदर सैलरी को इंडिकेट करना चाहिए कि हाँ भाई पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए। तो वैसे तो मैं बताऊँ तो ये सारी चीज़ें अपन ने फर्स्ट डे डिस्कस करी थी कि पार्टनरशिप डीड में होगा तभी तो आप इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी है वो दे पाएंगे। लेकिन फिर भी अपन बार बार इस चीज़ों को थोड़ा रिपीट करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ अच्छे से सेट हो जाती है कि पार्टनरशिप डीड में है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था और पार्टनरशिप डीड में है तो ही अपन को सैलरी देनी थी, प्लस डीड के साथ वो पार्टनर जो है एक्टिवली काम भी करता हो कि पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो भी नहीं देंगे और पार्टनर अगर एक्टिवली काम ही नहीं कर रहा है तो भी आप उसको सैलरी नहीं देंगे। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं और सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पर दे देते हैं। तो अगर मंथली बेसिस पर सैलरी हो तो उसको मंथली से आपको जो है ईयरली में कन्वर्ट करना है। तो दैट मीन्स कि सैलरी के ऊपर कोई स्पेशली कोई बड़ा एडजस्टमेंट आता ही नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन। ज़्यादा कैलकुलेशन जो है आपकी जहाँ भी इंटरेस्ट का पॉइंट आता है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको जो है थोड़ी कैलकुलेशन वो बताते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ये सैलरी और कमीशन दोनों पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन है, चाहे कमीशन के रूप में ले लो चाहे आप सैलरी। लेकिन नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है कमीशन का, तो कमीशन जो दिया जाता है वो हमेशा किस बेसिस पे दिया जाता है, प्रॉफिट। लेकिन उसकी अलग अलग दो कंडीशंस बनती है तो वो मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ कि कौन सी कंडीशन में आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। और वैसे आप लोगों ने 11th के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैनेजर कमीशन टॉपिक के अंदर कि मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100 वाला फार्मूला लगता है, और मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फार्मूला लगता है। तो वो की वो चीज़ यहाँ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर के लिए भी काम आती है, क्योंकि मैनेजर को जो कमीशन देना है वो भी अपन नोट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो तो इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आता नहीं, क्योंकि मैनेजर हमारा एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय होने के कारण उसको जो भी आप कमीशन दोगे तो वो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा।